चैप्टर शुरू करेंगे अकाउंट्स में। चैप्टर का नाम है प्रॉफिट्स प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। प्रॉफिट्स प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, मैं इसकी थोड़ी सी थ्योरी आपको लिखवा रहा हूं, फिर आपको केस समझाना शुरू करता हूं। ठीक है, लिखना शुरू करना। इट often happens that an existing partnership firm is taken over by a newly incorporated company. In such a case, any profits earned up to the date of incorporation are termed as pre-incorporation profits. Such profits are capital profits in nature and therefore transferred to capital reserve and therefore transferred to capital reserve. ठीक है, चलो यहाँ तक एक बार कॉपी करो, फिर आपको इसका मतलब एक्सप्लेन करता हूँ। कॉपी कर लो जल्दी से। ठीक है, चलो मैं आपको ना एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उस एग्जाम्पल से हम पूरा मतलब समझेंगे इसका कैसे ट्रीटमेंट करना है, फिर आपको कुछ स्टेप्स लिखवाऊंगा, वो देखना। सबसे पहले एग्जाम्पल देखो ये ना एक फर्म है मेसर्स एबीसी एंड कंपनी। ये एक पार्टनरशिप फर्म है। ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं, ए बी और सी, 3 पार्टनर्स हैं। अब पता है हुआ क्या, ये जो मेसर्स एबीसी एंड कंपनी है, इसने ना सपोज 19-20 फाइनेंशियल ईयर की हम बात कर रहे हैं, मेसर्स एबीसी एंड कंपनी ने सोचा कि यार बिजनेस अब थोड़ा सा ना एक्सपैंड किया जाए, ग्रो किया जाए बिजनेस को। तो उन्होंने बिजनेस को ग्रो करने का तरीका क्या सोचा, उन्होंने कहा एक काम करते हैं, सबसे पहले अपनी कंसर्न के स्टेटस को चेंज करते हैं। मतलब करंटली हमारी कंसर्न का स्टेटस एक पार्टनरशिप फर्म का है, व्हाई नॉट कन्वर्ट इट इनटू अ कंपनी। ठीक है, तो अब वो फर्म की जगह अब बिजनेस करना चाहते हैं विद द नेम ऑफ अ कंपनी। ठीक है, तो उन्होंने ना क्या करा, ध्यान से सुनना, उन्होंने क्या करा, 1 अप्रैल 19 को, मतलब साल के पहले दिन, उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम बिजनेस अब फर्म के नाम से ना करें बल्कि कंपनी के नाम से बिजनेस करें, तो क्यों ना एक कंपनी बनाई जाए। ठीक है, चलो उन्होंने आरओसी के पास कंपनी को बनाने के जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, आप सबने पढ़े हुए हैं, वो सब डॉक्यूमेंट्स क्या करवा दिए, जमा करवा दिए। अब आपको अच्छी तरह पता है फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट होने में, सारी फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट होने में कुछ समय लगता है। तो इस पूरे में ना समय लग गया 3 महीने का। और ये कंपनी ना डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन,
ये कंपनी 1 जुलाई 19 को क्या हुई? इनकॉर्पोरेट। तो ये कंपनी 1 जुलाई 19 को क्या हो गई? इनकॉर्पोरेट। ठीक है, अब सुनना मेरी जो काम की बात है। अब पता है क्या हुआ? ये साल खत्म हुआ 31 मार्च 2020 को। तो मुझे अब एक बात बताना, शुरू कब हुआ था? 1 अप्रैल 19 से, खत्म हुआ 31 मार्च 20 को, है ना? इस पूरे साल में प्रॉफिट्स कमाए 2 लाख रुपए के प्रॉफिट्स कमाए। ठीक है, चलो पता है हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन प्रॉफिट्स को 2 पार्ट्स में बांटते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट्स? प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स, सबसे पहले कौन सा? प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स, और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स। प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स। सुनो, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स कौन से हुए? जो प्रॉफिट्स कमाए गए थे कंपनी इनकॉर्पोरेट होने से पहले, वो कौन से प्रॉफिट्स हो गए? प्री। और जो प्रॉफिट्स कमाए गए थे कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के बाद, वो कौन से प्रॉफिट्स हो गए? पोस्ट। मुझे ना एक बात का जवाब देना, ए, बी और सी ने 3 महीने तो बिजनेस कैरी ऑन किया एज अ पार्टनरशिप फर्म। कौन से 3 महीने? अप्रैल, मई और जून। और बचे हुए 9 महीने ए, बी, सी ने बिजनेस कैरी ऑन किया एज अ कंपनी। तो मुझे एक बात बताओ, इस दिन इनकॉर्पोरेशन हुआ था, मुझे ये बताओ जरा, सोच के बताना, मुझे ये बताओ प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स कौन से हुए? इनकॉर्पोरेशन से पहले के प्रॉफिट्स, मतलब 1 अप्रैल 19 से लेके 30 जून 19 तक के जो प्रॉफिट्स हैं वो कौन से हो गए? प्री। और पोस्ट प्रॉफिट्स कौन से हो गए? इनकॉर्पोरेशन की डेट से साल खत्म होने तक जो प्रॉफिट्स कमाए वो क्या हो गए? पोस्ट। इसका मतलब 3 महीने के प्रॉफिट्स प्री और 9 मंथ्स के प्रॉफिट पोस्ट। चलो एक काम कर दो, 3:9 के रेशियो में बांट दो। 2 लाख को 3:9 मतलब 1:3 में बांटे तो 50,000 के प्रॉफिट्स प्री और 1.5 लाख के प्रॉफिट्स पोस्ट। ठीक है, पता है कंपनीज एक्ट आपको क्या कहता है? कंपनीज एक्ट कहता है कि इनकॉर्पोरेशन से पहले जो प्रॉफिट्स कमाए जाते हैं ना, वो होते हैं कैपिटल प्रॉफिट्स। इनकॉर्पोरेशन से पहले जो प्रॉफिट्स कमाए जाते हैं वो कौन से प्रॉफिट्स होंगे? वो होंगे कैपिटल प्रॉफिट्स। ठीक है, और इनकॉर्पोरेशन के बाद जो प्रॉफिट्स कमाए जाएंगे वो होंगे रेवेन्यू प्रॉफिट्स। अच्छा, जो कैपिटल प्रॉफिट्स हैं दे आर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, और जो रेवेन्यू प्रॉफिट्स हैं दे आर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये कहना है आपके कंपनीज एक्ट का। ठीक है, तो मेरे को एक बात बताओ जरा, मैं आपसे एग्जांपल यहां तक का डिस्कस कर लूं, फिर इसके बाद की बातें डिस्कस करते हैं। मैंने आपसे क्या कहा? मेसर्स ए, बी, सी एंड कंपनी करंटली बिजनेस कर रहे हैं अंडर द स्टेटस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। अब वो पार्टनरशिप फर्म की जगह एक कंपनी के नाम के अंडर अपना बिजनेस करना चाहते हैं। तो उन्होंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स एक कंपनी को बनाने के लिए जरूरी हैं वो सब उन्होंने 1 अप्रैल 19 को क्या कर दिए? फर्निश। फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होने में लगा समय, और 3 महीने बाद उनकी कंपनी क्या हो गई? इनकॉर्पोरेट। अब मुझे बताओ, 3 महीने तक तो उन्होंने बिजनेस चलाया एज अ पार्टनरशिप फर्म, और बाकी 9 मंथ्स उन्होंने बिजनेस चलाया एज अ कंपनी। तो उन्होंने कहा, मेरी बात सुनो, उन्होंने कहा कि हम
पूरे साल को दो पार्ट्स में बांटेंगे। कौन से दो पार्ट? इनकॉर्पोरेशन से पहले का समय और इनकॉर्पोरेशन के बाद का समय। इनकॉर्पोरेशन से पहले का जो समय है वो प्री है, इनकॉर्पोरेशन के बाद का जो समय है वो पोस्ट है। इनकॉर्पोरेशन से पहले के जो प्रॉफिट्स है वो कैपिटल प्रॉफिट्स है, इनकॉर्पोरेशन के बाद के जो प्रॉफिट्स है वो रेवेन्यू प्रॉफिट्स हैं। इनकॉर्पोरेशन से पहले के प्रॉफिट्स कैपिटल रिजर्व में जाएंगे, इनकॉर्पोरेशन के बाद के प्रॉफिट्स रेवेन्यू नेचर के हैं, वो पीएल में जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको ना जरा काम की कुछ बातें बता रहा हूं, बहुत ध्यान से मेरी बात समझनी है, समझना। पता है अब एक दिक्कत जो आई ना वो क्या है, जरा समझना। मैंने आपको अभी क्या कहा, यहां पर देखो जरा, यहां पर देखो, मैंने अभी आपको क्या कहा कि पूरे साल में 2 लाख के प्रॉफिट्स कमाए थे, उसको प्री और पोस्ट में बांट दो 3:9 में, तो 50,000 के प्रॉफिट्स प्री के हो गए और 1.5 लाख के प्रॉफिट्स पोस्ट के हो गए। ये कराया ना मैंने, सुना। मैंने आपको कहा कि 1920 में प्रॉफिट्स कमाए ABC ने 2 लाख। ठीक है, ध्यान से देखना है। अब थोड़ा सा ना डिटेल में बात कर रहे हैं, ये प्रॉफिट्स कैसे आए 2 लाख। प्रॉफिट्स पता कैसे आते हैं? इनकम्स में से जब आपने एक्सपेंसेस माइनस करे हो तभी तो प्रॉफिट्स आते हैं। इनकम्स में से जब क्या माइनस करते हो? खर्चे, तो प्रॉफिट्स आते हैं। चलो एग्जांपल देता हूं, इनकम्स सपोज 10 लाख थी, खर्चे सपोज 8 लाख है, तो 10 लाख की इनकम, 8 लाख का खर्चा, प्रॉफिट कितना आ गया? 2 लाख। 2 लाख का प्रॉफिट। अब मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, आपने 2 लाख के प्रॉफिट को प्री और पोस्ट में 3:9 यानी 1:3 के रेशो में कैसे बांट दिया? बात समझोगे? सब बात समझोगे? मुझे एक बात बताओ, आपने 2 लाख के प्रॉफिट को, ध्यान से सुनना सब, आपने 2 लाख के प्रॉफिट को प्री में बांटा, पोस्ट में बांटा, किस रेशो में? 1:3, मतलब 3:9 के रेशो में। तो आपने कहा प्री का प्रॉफिट 50,000, पोस्ट का प्रॉफिट 1.5 लाख, यही तो कहा आपने। अब सुनो सुनो, इसका इंप्लीकेशन क्या है? जब आप प्रॉफिट बांटते हो ना, इसका मतलब आपने इनकम को भी बांटा प्री में और पोस्ट में। कौन से रेशो में? 1:3 के रेशो में। तो अगर मैं बांटूं तो 2.5 लाख की इनकम प्री की आती है और 7.5 लाख रुपए की इनकम पोस्ट की आती है, और 8 लाख के खर्चों को भी बांटा आपने प्री और पोस्ट में 1:3। तो 8 लाख को अगर 1:3 में बांटूं तो 2 लाख का प्रॉफिट, 2 लाख का खर्चा प्री का और 6 लाख का खर्चा पोस्ट का। तो ना एक बात समझो, जब आप प्रॉफिट को बांटते हो ना 1:3 में, तो प्रॉफिट को बांटने का मतलब क्या है? आपने सेल्स को भी बांट दिया, इनकम को भी बांट दिया 1:3 में, और आपने खर्चों को भी बांट दिया 1:3 में, जो कि सरासर गलत है, जो कि सरासर गलत है। मेरी एक बात सुनो, मेरी एक बात सुनो, ऐसा जरूरी है क्या, ऐसा जरूरी है क्या कि बाद के 9 मंथ्स का जो खर्चा होगा वो पहले के 3 मंथ्स का खर्चे का थ्राइस ही होगा? मैं दोबारा बोल रहा हूं, क्या ये जरूरी है क्या कि बाद के 9 मंथ्स का जो खर्चा है वो पहले के 3 मंथ्स के खर्चे का ट्रिपल ही होगा, थ्राइस ही होगा? मतलब अगर प्री का खर्चा 2 लाख है तो क्या जरूरी है कि पोस्ट का खर्चा 6 लाख ही होगा? मतलब पोस्ट का खर्चा प्री के खर्चे का ट्रिपल ही होगा। ये जरूरी है क्या? ये जरूरी नहीं है। तो किस आधार पे आपने प्री और पोस्ट को 1:3 में बांटा? क्या आधार क्या है? ये सरासर गलत है, सरासर गलत है, सरासर गलत है। आपने सारे इनकम्स को, सारे खर्चों को 1:3 में बांट दिया। ऐसे कैसे बांट दिया? क्या जरूरी है क्या
कि पोस्ट की जो इनकम है वो प्री की इनकम का थ्राइस ही होगी? क्या जरूरी है क्या कि पोस्ट के जो खर्चे हैं वो प्री के खर्चों का थ्राइस ही होंगे? ऐसा जरूरी नहीं है। अब हमें बेसिस देखना है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मैं आपको स्टेप्स लिखवा रहा हूं, ध्यान से मेरी बात समझनी है। स्टेप्स। अच्छा, फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप है प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर होल ईयर एंड कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। तो पहला स्टेप है पूरे साल का एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ और क्या निकालो? जीपी निकालो। चलो मैं आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट बना के बताता हूं। यहां पर देखना, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 का पूरे साल का ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले बताओ क्या आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में? ओपनिंग स्टॉक, फिर क्या आएंगी? परचेजेस, बाय साइड पे क्या आएंगी? सेल्स, और क्या आएगा बाय साइड पे? क्लोजिंग स्टॉक। फिर बैलेंसिंग फिगर टू साइड पे बताओ क्या आएगा? जीपी। लो, ये आपके क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप हो गया। आपको सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बनाना था? एक ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। चलो अब बात करते हैं सेकेंड स्टेप की। सेकेंड स्टेप में कैलकुलेट टू रेशियोज, दो रेशियोज कैलकुलेट करो। कौन कौन सी रेशियो? पहले टाइम रेशियो। अच्छा, व्हाट इज टाइम रेशियो? टाइम रेशियो इज द रेशियो बिटवीन प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। मतलब टाइम रेशियो इज द रेशियो बिटवीन प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड इज टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। चलो एक बार हमने जो एग्जांपल अभी किया है उसमें बताओगे कितने मंथ्स का पीरियड प्री था? अप्रैल, मई, जून। तो 3 मंथ्स का पीरियड प्री था इज टू 9 मंथ्स का पीरियड पोस्ट था, मतलब 1:3 का टाइम रेशियो आ गया ना। और सेकंड, कैलकुलेट सेल्स रेशियो। व्हाट इज सेल्स रेशियो? सेल्स रेशियो इज द रेशियो बिटवीन प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड की सेल्स इज टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड की सेल्स। तो प्री इनकॉर्पोरेशन सेल्स इज टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन सेल्स। तो फर्स्ट 3 मंथ्स की सेल्स इज टू लास्ट 9 मंथ्स की सेल्स। तो ये दो रेशियोज निकालो सेकेंड स्टेप। अब सुनना, थर्ड स्टेप, मेरी बात सुननी है सबने। थर्ड स्टेप में आप बनाओगे प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। थर्ड स्टेप में आप बनाओगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। चलो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाओ, 4 कॉलम। चार कॉलम बनाओगे आप। कौन कौन से 4? पर्टिकुलर्स का, बेसिस का, पर्टिकुलर्स का, बेसिस का, ठीक है, प्री इनकॉर्पोरेशन का और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का। तो ये 4 कॉलम बनाना, पर्टिकुलर्स का, बेसिस का, प्री का और पोस्ट का, ठीक है। चलो अच्छा, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट से जो जीपी आया था वो यहां पर क्या होगा? ब्रॉट डाउन, जीपी ब्रॉट डाउन। अब सुनो, सबसे पहला स्टेप तो यही है, जीपी था, जीपी आया था ट्रेडिंग अकाउंट से, उसे बांटना पड़ेगा बिटवीन प्री एंड पोस्ट। किस रेशियो में बांटोगे? सेल्स रेशियो में। आप उसे प्री में और पोस्ट में बांट दोगे। कौन से रेशियो में? सेल्स रेशियो। अब इसमें से हम माइनस करना शुरू करेंगे खर्चे। ध्यान से मेरी बात सुननी है। पता है, अब जब आप क्वेश्चन देखोगे ना तो क्वेश्चन में आपको
तीन तरह के आपको खर्चे नजर आएंगे, तीन तरह के। कौन से तीन तरह के? पहला, कुछ खर्चे होते हैं जो फिक्स्ड नेचर के खर्चे होते हैं। कौन से नेचर के? फिक्स्ड नेचर के खर्चे। जैसे मैं आपको बताता हूं, रेंट, सैलरी, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये सब खर्चे कौन से नेचर के होते हैं? फिक्स्ड। तो मेरे को बताओ, जैसे मैंने एग्जांपल क्या दिया, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, डेप्रिसिएशन। मुझे बताओ ये किस नेचर के एक्सपेंसेस हैं? ये फिक्स्ड नेचर के एक्सपेंसेस हैं। और जितने भी फिक्स्ड नेचर के एक्सपेंसेस हैं ना, वो प्री और पोस्ट पीरियड में बटेंगे टाइम रेशियो में। मतलब 1:3 में उनको आप बांटोगे, प्री में और पोस्ट में, जितने भी फिक्स्ड नेचर के खर्चे। ये हो गए पहले। दूसरे सुनो, अब दूसरे खर्चे जो आपको नजर आएंगे क्वेश्चन में, वो हैं जिनका रिलेशन सेल्स के साथ होता है। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं आपको, एडवर्टाइजमेंट सेल्स से रिलेटेड है, सेल्स प्रमोशन सेल्स से रिलेटेड है, सेल्समैन की कमीशन सेल्स से रिलेटेड है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस सेल्स से रिलेटेड है, बैड डेट्स सेल्स से रिलेटेड है। तो ये वो खर्चे हैं जिनका रिलेशन किसके साथ है? सेल्स के साथ। मतलब ये खर्चे सेल्स के हिसाब से फ्लक्चुएट होते हैं। तो मैंने क्या क्या बताया, जैसे एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, बैड डेट, कमीशन। तो इन खर्चों को बांटो प्री और पोस्ट में यूजिंग सेल्स रेशियो। ठीक है। अच्छा, थर्ड, अब पता है जब आप क्वेश्चन देखोगे ना, तो कुछ खर्चे आपको नजर आएंगे जो या तो रिलेटेड है प्री से या रिलेटेड है पोस्ट से। मतलब उनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना है बिटवीन प्री एंड पोस्ट, क्योंकि वो या तो प्री में आएंगे या वो पोस्ट में आएंगे। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स आपको मैं दे रहा हूं, जरा सुनना। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सुनो, बात समझते चलना मेरी। मुझे एक बात बताओगे जरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मुझे ये बताओ सोच के, फर्म का एक्सपेंस है। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के केस में होता है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी के केस में होता है? कौन पे करता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? फर्म पे करती है अपने पार्टनर्स को। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में से फर्म कौन से पीरियड में थी? अगर आपको याद हो तो कंपनी तो 1 जुलाई को बनी थी ना, तो अप्रैल, मई और जून का पीरियड तो फर्म का ही था। हाँ, बाकी 9 मंथ्स का पीरियड किसका था? वो कंपनी का था। तो मैं अगर पूछूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस में आएगा, तो आप कहोगे सर प्री में आएगा। क्यों प्री में? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पे करती है पार्टनर्स को, और फर्म का पीरियड प्री का पीरियड है। सेम ऐसे ही सैलरी टू पार्टनर्स, फर्म ने अपने पार्टनर्स को सैलरी पे करी, प्री का खर्चा है। ठीक है। अच्छा, कुछ और एग्जांपल्स देखो पहले। देखो, अच्छा जैसे मैं और कुछ एग्जांपल्स देता हूं आपको। अंडर राइटिंग कमीशन। मुझे बताओगे शेयर्स को या डिबेंचर्स को अंडर राइट कौन करवाएगा? फर्म करवाएगी शेयर्स या डिबेंचर्स को अंडर राइट, या कंपनी करवाएगी? ऑब्वियस ही बात है कि सर कंपनी करवाएगी। कंपनी तो इश्यू करती है शेयर्स और डिबेंचर्स को। तो अंडर राइटिंग कमीशन किस में आएगा? पोस्ट में। अंडर राइटिंग कमीशन पोस्ट में। अच्छा, सेम ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। चलो अपने आप बताओ, डिबेंचर्स को इशू कौन करेगा? कंपनी करेगी या फर्म? कंपनी। तो उस पे जो इंटरेस्ट आएगा वो भी कहां पर आएगा?
पोस्ट में, कंपनी का खर्चा है ना, तो कंपनी के में आएगा। ठीक है, ऐसे ही प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अपने आप मेरे को बताओ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस प्री में आएगा या पोस्ट में? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी किसका खर्चा है? कंपनी का खर्चा है ना, तो पोस्ट में आएगा। ऐसे ही मैनेजिंग डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, अच्छा अपने आप मेरे को बताओ, एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर फर्म में होगा या मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी में होगा? याद रखना, मैनेजिंग डायरेक्टर हमेशा कंपनी में होगा, तो पोस्ट का खर्चा है फिर से। बस अब आप जब खर्चों को माइनस करोगे तो प्रॉफिट्स आ जाएंगे, या प्री के प्रॉफिट्स और पोस्ट के प्रॉफिट्स। जो प्री के प्रॉफिट्स हैं उन्हें हम कहते हैं कैपिटल प्रॉफिट्स, और क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट्स हैं दे आर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, और जो पोस्ट के प्रॉफिट्स हैं वो रेवेन्यू प्रॉफिट्स हैं, और क्योंकि रेवेन्यू प्रॉफिट्स हैं दे आर ट्रांसफर्ड टू पीएल। तो इस तरीके से हम प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स की क्या करेंगे, कैलकुलेशन। ठीक है, बहुत सिंपल चैप्टर है। अगले लेक्चर में आपसे मैं 1-2 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। टिल देन थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? चलो अब हम एक काम करेंगे, प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स हमने पिछली क्लास में देखे थे, अब हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। एक काम करोगे सब मेरे साथ साथ, क्वेश्चन नंबर 2 पे आओगे पहले, और एक रीडिंग मारते हैं फिर करना शुरू करते हैं। सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन देखो, एक्स लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1st August 2009 to take over the running business of Messrs. Kumar Brothers with effect from 1st April 2009. Accounts of the company were closed on 31st March 2010. The average monthly sales during the first 4 months of the year 9-10 was twice the average monthly sales during each of the remaining 8 months. Calculate time ratio and sales ratio. तो अगर आपको याद हो पिछली क्लास में, तो मैंने आपको टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो निकालने के फॉर्मूलेस कराए थे। चलो पहले निकालते हैं टाइम रेशियो। अच्छा, टाइम रेशियो का फॉर्मूला था प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड इज टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। अच्छा मुझे बताओगे ये वाला साल फाइनेंशियल ईयर 2009-2010 शुरू कब हुआ? ये शुरू हुआ 1st April 2009 को। तो 1st April 2009 से लेके अप टू द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1st August 2009, तो ये 4 मंथ्स कौन से हो गए? प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। और पोस्ट कौन सा होगा? इनकॉर्पोरेशन की डेट से लेके 1st August 2009 से लेके जिस दिन ये साल खत्म हुआ, मतलब 31st March 2010, ये आपका पोस्ट। तो 4 मंथ्स प्री, 8 मंथ्स पोस्ट, तो रेशियो बन गया 1:2। ये कौन सा रेशियो आ गया? टाइम रेशियो। अच्छा, फिर हम सेकंड निकालेंगे सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो का फॉर्मूला प्री इनकॉर्पोरेशन की सेल्स इज टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की सेल्स। अब ध्यान से समझनी है मेरी बात, देखना, पढ़ो जरा थर्ड लाइन। उसने क्या कहा? उसने कहा मंथली सेल्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 months of the year 9-10 was twice the average monthly sales during each of the remaining 8 months. अच्छा, उसने क्या कहा? उसने कहा फर्स्ट 4 months की जो मंथली सेल्स हैं, फर्स्ट 4 months की जो मंथली सेल्स हैं वो बाकी 8 months की मंथली सेल्स का ट्वाइस है। ठीक है? अच्छा, मेरी बात समझना बस। मैं अगर एक अजम्पशन ले लूं कि बाद के 8 months की मंथली सेल्स एक्स है,
तो 1 मंथ की x, तो 8 मंथ्स की 8x। तो मुझे बताओ, अगर बाद के 8 मंथ्स की मंथली सेल्स x हैं, तो पहले के 4 मंथ्स की मंथली सेल्स 2x होंगी, ये 1 मंथ की इंटू 4 मंथ्स, तो ये आ गया 8x इज टू 8x, मतलब सेल्स रेशियो आ गया 1:1। बस ये 2 रेशियोज आपको इस क्वेश्चन में क्या करनी थी, कैलकुलेट। चलो अब आपको मैं एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 3। आओगे जब मेरे साथ साथ। एस लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1st August 1999. It took over the business of Messrs. SS with effect from 1st April. From the following figures relating to the year ending 31st March, ascertain profits prior to incorporation and profits after incorporation. तो मुझे एक बार बताओ, निकालना क्या है आपको? आपको प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के क्या निकालने हैं? प्रॉफिट्स निकालने हैं। अच्छा, अब मेरी ना एक बात सुनोगे। मैंने उस दिन आपको स्टेप्स बताए थे, पिछले लेक्चर में आपको स्टेप्स बताए थे, और मैंने कहा था पहला स्टेप आपका क्या होगा, आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे और पूरे साल का जीपी आप निकालोगे। लेकिन इस क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सेकेंड पॉइंट में ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में आपको गिवन था कितना, 18 लाख का। ठीक है, अब बताओ सेकेंड स्टेप क्या था। सेकेंड स्टेप में आप निकालोगे टाइम रेशो और सेल्स रेशियो। चलो निकालो। टाइम रेशियो का फॉर्मूला, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड इज टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, ये प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड कब से शुरू होगा? पहले बताओगे ये साल कब से शुरू हुआ? 1 अप्रैल 99 से ये साल शुरू हुआ, अप टू द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1 अगस्त 99 इज टू डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1 अगस्त 99, जब तक ये साल खत्म हुआ 31 मार्च 2000। तो 4 मंथ्स इज टू 8 मंथ्स, मतलब टाइम रेशियो आ गया 1:2। सेकेंड स्टेप, सेल्स रेशियो। अच्छा, सेल्स रेशियो का फॉर्मूला है प्री इनकॉर्पोरेशन की सेल्स इज टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की सेल्स। चलो पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट पढ़ना, उसने कहा है सेल्स फॉर द ईयर वर 60 लाख, आउट ऑफ विच सेल्स अप टू 1 अगस्त वर 25 लाख। उसने कहा पूरे साल की सेल्स 60 लाख है, जिसमें से 1 अगस्त तक 25 लाख है, और 1 अगस्त तक का पीरियड प्री है। तो प्री की सेल 25 लाख। तो एक बताओ, पूरे साल की 60, जिसमें से प्री की 25, तो पोस्ट की 35, क्या रेशियो बन गया? 5:7। ये आपका कौन सा रेशियो आ गया? सेल्स रेशियो। अब बताओगे अगला स्टेप हमारा इसमें क्या होता है? आप एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाओगे। चलो बनाओ जरा सब। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट 4 कॉलम्स बनाना, पर्टिकुलर्स, रेशो, प्री इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। सबसे पहले जीपी ब्रॉट डाउन। एक काम करो, ग्रॉस प्रॉफिट को बांट दो सेल्स रेशियो में 5:7। तो 18 लाख का जीपी था इंटू 5/12, तो 7,50,000 का प्री का और 1050 का पोस्ट का। यह आपका जीपी हो गया। चलो अब खर्चे बांटना शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहला खर्चा है रेंट। या तो मैंने पिछली क्लास में क्या कहा था, जो फिक्स्ड नेचर के खर्चे हैं वो टाइम रेशियो में बटेंगे। तो रेंट फिक्स्ड नेचर का है, 1:2 में बांटो, 30 60। सैलरी फिर से फिक्स्ड नेचर का खर्चा है, टाइम रेशियो में 50 1 लाख। डायरेक्टर्स फीस, डायरेक्टर पार्टनरशिप फर्म में होगा या कंपनी में? कंपनी में। तो कंपनी में होगा तो पोस्ट में आएगा 38।
इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, डिबेंचर्स कौन इश्यू करता है? कंपनी, तो इंटरेस्ट कहां पर आएगा? पोस्ट में 60। ऑडिट फीस सेल्स से रिलेटेड होती है, सेल्स रेशियो में आएगी 5:7। तो अगर मैं 15,000 को बांटूं 5:7 में, तो 6250 प्री का, 8750 पोस्ट का। फिर डिस्काउंट ऑन सेल्स, सेल्स से रिलेटेड है 5:7 में 15 और 21। डेप्रिसिएशन फिक्स नेचर का खर्चा है 1:2 में आएगा 80 160। जनरल एक्सपेंसेस 1:2 में आएगा 16 32। एडवर्टाइजिंग सेल्स रेशियो में आएगा, सेल्स से रिलेटेड है 5:7। तो 180 को 5:7 में बांटे तो 75,000 प्री का, 1,05,000 पोस्ट का। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग 36, टाइम रेशियो में 12:24। कमीशन ऑन सेल्स, सेल्स रेशियो में 5:7, तो 60 को 5:7 में 25:35। फिर इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन। चलो एक ये पॉइंट है थोड़ा इंपॉर्टेंट, समझने वाला केस है। वर्किंग नोट बनाओ, हेडिंग लिखना इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन। चलो थोड़ा सा ना इसके लिए आपको जो हमने फर्स्ट क्लास करी थी ना, वो फर्स्ट क्लास आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी। और मुझे एक बात बताना, इस चैप्टर में 2 कंसर्न्स हैं। एक तो है पार्टनरशिप फर्म, एक तो है पार्टनरशिप फर्म और दूसरी है कंपनी। अब एक बात और देखो, कौन किसको टेक ओवर करता है? याद रखना, कंपनी पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस को क्या करती है? टेक ओवर। इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म अपना बिजनेस बेच रही है और कंपनी फर्म का बिजनेस खरीद रही है। तो कौन बेच रहा है? फर्म। तो फर्म को हम कहेंगे वेंडर यानी सेलर और कंपनी हो जाएगी परचेजर। और पता है जो रूल होता है वो तो सिंपल है ना, जो खरीदेगा वो उसे पैसा देना पड़ेगा। तो मुझे बताओ कौन खरीद रहा है? कंपनी खरीद रही है ना, तो कंपनी पार्टनरशिप फर्म को पे करती है परचेज कंसिडरेशन। कौन किसको कंसिडरेशन देगा? कंपनी फर्म को क्या देगी? कंसिडरेशन। पता है एक दो बातें आपसे मैं अगर करूं कि ये जो कंसिडरेशन है ये कायदे में ड्यू, कंसिडरेशन कायदे में ड्यू कब हो जाता है? ये ड्यू हो जाता है कायदे में साल के पहले दिन 1 अप्रैल 99 को कायदे में ये कंसिडरेशन ड्यू हो जाता है। लेकिन ये पे 1 अप्रैल 99 को नहीं हुआ। लास्ट लाइन पढ़ो, लास्ट लाइन ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? अप टू 1 अक्टूबर 99। मतलब ये कंसिडरेशन पे हुआ 1 अक्टूबर 99 को। मतलब कंपनी ने कंसिडरेशन देने में डिले करा। कितना? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ्स का डिले किया है। किसने? कंपनी ने डिले किया है 6 मंथ्स का। तो याद रखना, कंपनी ने अगर डिले करा है तो कंपनी को इस डिले का क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा फर्म को। और कंपनी ने कितना इंटरेस्ट पे करा? फर्म को 30,000 का इंटरेस्ट पे करा। ठीक है, अब मेरी बात सुनना।
मेरे को एक बार बताओगे ये 30,000 का इंटरेस्ट कितने मंथ्स का है? 6 मंथ्स का। अब बताओगे 6 में से प्री में कितने मंथ्स फॉल करते हैं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो 4 महीने तो प्री के हो गए ना, और 2 महीने अगस्त और सितंबर पोस्ट के हो गए। तो बस 30,000 के इंटरेस्ट को 4:2 यानी 2:1 में बांट दो, तो प्री का 20 और पोस्ट का 10। तो बस यहां पर लिखो इंटरेस्ट किस रेशियो में बटा? 2:1 में, 20 और 10। और लास्ट खर्चा हमारा आता है बैड डेट्स। लास्ट खर्चा कौन सा? बैड डेट्स। अब पढ़ो बैड डेट्स के लिए उसने क्या कहा है। बैड डेट्स है 15,000 के, 15,000 में से 5,000 रिलेट टू डेट्स क्रिएटेड प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। मतलब उसने साफ साफ बता दिया है कि 15 में से 5,000 के बैड डेट इनकॉर्पोरेशन से पहले के हैं, तो बचे कितने? 10,000, वो इनकॉर्पोरेशन के बाद के होंगे। मैं एक बात आपसे बस पूछना चाहूंगा, क्या आपने बैड डेट्स को किसी रेशो में बांटा है? क्या आपने रेशो में थोड़ी ना बांटा। तो हम यहां पर लिखते हैं एक्चुअल। ठीक है, बस ये आ जाएंगे प्री और पोस्ट के प्रॉफिट्स। चलो निकालते हैं। 7,50,000 माइनस 30 माइनस 50 माइनस 6250 माइनस 15,000 माइनस 80,000 माइनस 16,000 माइनस 75,000 माइनस 12,000 माइनस 25,000 माइनस 20,000 माइनस 5,000। 415,750 ये प्री का प्रॉफिट। और पोस्ट की अगर बात करें 10,50,000 माइनस 60,000 माइनस 1 लाख माइनस 38,000 माइनस 60,000 माइनस 8750 माइनस 21,000 माइनस 1,60,000 माइनस 32,000 माइनस 1,05,000 माइनस 24,000 माइनस 35,000 माइनस 10,000 माइनस 10,000 386,250। बस ये आपके प्री और पोस्ट के प्रॉफिट्स आ गए। जो प्री का प्रॉफिट है वो कैपिटल प्रॉफिट है, कहां चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। और जो पोस्ट का प्रॉफिट है वो रेवेन्यू प्रॉफिट है, कहां चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, चलो इस लेक्चर में मैंने आपको 2 क्वेश्चंस कवर कराए, बाकी एक और क्वेश्चन कवर करेंगे आज, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराता हूं। थैंक यू। हेलो एवरीवन। अच्छा, इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन आपका आज और कवर करेंगे प्रॉफिट्स प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का, वो है क्वेश्चन नंबर 1। आओ जरा मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 1 पे। उसने कहा है रामा उद्योग लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 August. It had acquired a running business of Rama and Company with effect from 1 April. During the year 8-9, total sales were 36 lakh. Sales for the months in the first half year were half of what they were in the later half year. Net profits of the company rupees 2 lakh was worked out after charging the following expenses: depreciation, audit fees, directors fees, preliminary expenses, office expenses, selling expenses, interest. Please ascertain pre and post incorporation profits. अच्छा, अब मेरी ना एक बात सुनो। आपका जो फर्स्ट स्टेप होता था, फर्स्ट स्टेप में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे और जीपी निकालते थे। इस क्वेश्चन में अगर आप एक बार नोटिस करो तो इस क्वेश्चन में भी ना आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का तरीका ट्रेडिंग अकाउंट नहीं होगा इस क्वेश्चन में। मेरी एक बात सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ये नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हो, पीएल को थोड़ा सा ना दिमाग में रखना। जब मैं जीपी में से सारे खर्चे माइनस करता हूं तो ही तो नेट प्रॉफिट आता है। जीपी में से जब सैलरी, प्रिंटिंग, ट्रैवलिंग, बैड डेट, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, ये सब जब माइनस करते हो तभी तो नेट प्रॉफिट आता है। तो अगर मुझे जीपी निकालना है तो मैं कैसे निकालूं? नेट प्रॉफिट में अगर मैं सारे खर्चे जो माइनस कर रखे हैं वो ऐड बैक कर दूं तो बताओ जीपी आ जाएगा। अब नोटिस करो, 4th लाइन पढ़ो क्वेश्चन की।
आपको नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है 2 लाख, 2 लाख, और उसमें जो जो खर्चे माइनस हो रखे हैं सब ऐड बैक कर दो। डेप्रिसिएशन 1,08,000, ऑडिट फीस 15,000, डायरेक्टर्स फीस 50,000, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 12,000, ऑफिस एक्सपेंसेस 78,000, सेलिंग एक्सपेंसेस 72,000 और इंटरेस्ट 5,000। तो जो जो खर्चे माइनस कर रखे थे सबको ऐड बैक कर देते हैं। करो 2 लाख प्लस 1,08,000 प्लस 15,000 प्लस 50,000 प्लस 12,000 प्लस 78,000 प्लस 72,000, तो 5,40,000 आपका बताओ क्या आ जाएगा? ये आपका जीपी आ जाएगा। 5,40,000 क्या आ जाएगा आपका? जीपी। ठीक है, चलो अब मुझे एक बार बताओ, फर्स्ट स्टेप हो गया मेरा, जीपी आ गया। अब बताओ मेरा सेकेंड स्टेप क्या होता था? आप रेशियोज निकालते थे ना, निकालो जरा। पहले टाइम रेशियो, फॉर्मूला प्री इनकॉर्पोरेशन का पीरियड इज टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का पीरियड। मुझे बताओगे ये साल शुरू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2008 को ये साल शुरू हुआ था, अप टू द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1 अगस्त 2008 इज टू 1 अगस्त 2008। अब बताओगे ये साल खत्म कब हो रहा है? 31 मार्च 2009। तो फिर से 4 मंथ्स प्री और 8 मंथ्स पोस्ट, 1:2 टाइम रेशियो। अच्छा अब आओ सेल्स रेशियो पे। फॉर्मूला सेल्स रेशियो का, प्री इनकॉर्पोरेशन की सेल्स इज टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की सेल्स। थोड़ा ध्यान से जरा देखना इसे, थोड़ा ध्यान से पढ़ो क्या कहा है। थर्ड लाइन, सेल्स फॉर द मंथ्स इन द फर्स्ट हाफ ईयर वर हाफ ऑफ व्हाट दे वर इन द लेटर हाफ ईयर। पता है उसका कहने का मतलब क्या है? फर्स्ट 6 मंथ्स की जो मंथली सेल्स है ना, वो बाद के 6 मंथ्स की मंथली सेल्स का हाफ है। यानी अगर मैं फर्स्ट 6 मंथ्स कौन से हुए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब अप्रैल से लेके सितंबर तक की हर मंथ की जो सेल्स है ना, वो बाद के हर मंथ की सेल्स का हाफ है। तो अगर मैं बाद के 6 मंथ्स की मंथली सेल्स को एक्स मानता हूं, ठीक है, यानी बताओ मैं क्या कह रहा हूं? मेरी बात सुननी है, मेरी बात सुननी है। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं बाद के 6 मंथ्स मतलब अक्टूबर से मार्च तक की मंथली सेल्स को मैं एक्स पर मंथ मान रहा हूं। तो बताओ फिर अप्रैल से सितंबर तक की मंथली सेल्स कितनी होगी? 0.5x पर मंथ, है ना? यही तो कहा था उसने। फर्स्ट 6 मंथ्स की जो मंथली सेल्स हैं वो बाद के 6 मंथ्स की मंथली सेल्स का हाफ है। चलो अब मुझे बताओ प्री के कितने मंथ्स हैं? 4। अब बताओ कि इन 4 मंथ्स की मंथली सेल्स कितनी है? 0.5x इज टू, ध्यान से पोस्ट के 8 महीने हैं, 8 में से 2 महीने, कौन से 2 महीने? अगस्त और सितंबर। अगस्त और सितंबर तो आपकी सेल्स है 0.5x और बाद के 6 महीने आपकी सेल्स है x, तो यह आ जाएगा 2x इज टू 7x, यानी सेल्स रेशियो आ गया 2:7। ये बताओ आपका कौन सा रेशियो आ गया? सेल्स रेशियो। चलो लास्ट स्टेप हमारा क्या बनाओगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। चलो बनाते हैं, जरा हेडिंग लिखना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, 4 कॉलम, पर्टिकुलर्स, रेशियो,
प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। सबसे पहले जीपी को ब्रॉट डाउन करोगे कौन से रेशियो में? सेल्स रेशियो में 2:7। तो बांटो, 5,40,000 का जीपी है, 2:7 में बांटो, 120 प्री का, 420 पोस्ट का, माइनस। अब खर्चे बांटते हैं। डेप्रीसिएशन फिक्स्ड नेचर का खर्चा है, टाइम रेशियो में बटेगा 1:2 में, 36, 72। ऑडिट फीस सेल्स रेशियो में बटेगी 2:7, तो 15,000 को 2:7 में बांटते हैं। 333 11,667। फिर डायरेक्टर्स फीस, डायरेक्टर कहां पर होगा? कंपनी में, तो पोस्ट का खर्चा है 50,000। अच्छा, फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कंपनी का खर्चा है, पोस्ट में आएगा 12,000। ऑफिस एक्सपेंसेस फिक्स्ड नेचर का खर्चा है, टाइम रेशियो में बटेगा 1:2, 26, 52। सेलिंग एक्सपेंसेस सेल्स रेशियो में 2:7, तो 72 इंटू 2 डिवाइड बाय 9, 16 और 56। ठीक है। और लास्ट इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन। अपने आप एक बार बताओगे ओरली? सुनो, ओरली करेंगे। मुझे बताओ, कायदे में ये इंटरेस्ट ड्यू कौन सी डेट को हो जाता है? साल के पहले दिन ये ड्यू हो जाता है, मतलब 1 अप्रैल 2008 को ये ड्यू हो गया होगा, लेकिन ये पे 7th पॉइंट पढ़ो, 31 अगस्त 2008 को पे हुआ, तो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट हो गया? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने का इंटरेस्ट हो गया। 5 में से 4 महीने अप्रैल, मई, जून, जुलाई तो फॉल कर रहे हैं प्री में, और 1 महीना अगस्त फॉल कर रहा है पोस्ट में। तो क्या रेशियो बन गया प्री और पोस्ट का? 4:1। बांट दो, 4,000 प्री का, 1,000 पोस्ट का। बस, चलो निकालो प्रॉफिट्स। थ्री 4,667 ये आपका प्री का प्रॉफिट, 165,333 ये आपका पोस्ट का प्रॉफिट। ठीक है। तो जो प्री का प्रॉफिट है वो कैपिटल प्रॉफिट है, कैपिटल रिजर्व में जाएगा। पोस्ट का प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट है, पीएल में जाएगा। ठीक है। चलो, आज के लिए इतना काफी है, बाकी इसमें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।